नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। और आज की कक्षा में इसके अभ्यास प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ। बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब प्रश्न है और नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें इन 4 में से एक विकल्प को चुनना होता है। तो पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? बोला जा रहा है कि इन चारों संरक्षण तरीकों में किस तरीके में समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती? अ है संयुक्त वन प्रबंधन, ब है बीज बचाओ आंदोलन, स है चिपको आंदोलन और द है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो हमने समझा था कि संयुक्त वन प्रबंधन में तो सरकार और समुदाय दोनों मिलकर वनों का प्रबंधन करते हैं, तो इसमें तो समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। ब है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन हमने देखा था कि ये तो समुदाय की सीधी भागीदारी बताता है, तो इसमें भी समुदाय की सीधी भागीदारी है। स चिपको आंदोलन, यह भी मुख्य रूप से समुदाय द्वारा ही किया गया आंदोलन है पेड़ों को बचाने के लिए, तो इसमें भी समुदाय की सीधी भागीदारी है। तो इन तीनों में समुदाय की सीधी भागीदारी है। बचता है ऑप्शन नंबर द वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। भाई वन्य जीव पशु विहार हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, बाघ रिजर्व हो, ये सब सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनकी बाउंड्री बनाना, इनके क्षेत्र का निर्धारण करना यानी कि इनका परिसीमन करना, ये सरकार के हाथ में होता है। समुदाय की इसमें सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अपने सामने, निम्नलिखित का मेल कीजिए। इधर कुछ बातें लिखी हुई है, उधर कुछ बातें लिखी हुई है, हम इन दोनों बातों का मिलान करेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है? आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। और उधर क्या लिखा हुआ है? अ सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। ब लिखा हुआ है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। और स लिखा हुआ है वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है। तो क्या पूछ रहा है ये? हमने जब पढ़ा था कि भारत में वनों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तब हमने इन तीनों वनों को देखा था। तो हमें इन तीनों की विशेषताओं से इनको मिलान करना है। सबसे पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन हमने देखा था कि ये संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा ब से। ब क्या लिखा हुआ है? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से यह सर्वाधिक मूल्यवान वन है। दूसरा है रक्षित वन। हमने देखा था कि रक्षित वन ऐसे वन है जो इसलिए स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनका रक्षित वनों में वर्गीकरण किया जाता है ताकि इनको और अधिक शरण से बचाया जा सके। तो रक्षित वन का मिलान हो जाएगा स से। स में क्या लिखा हुआ है? वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है। तो बचा अब इधर 3 नंबर और उधर अ, तो ये दोनों का मिलान हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। अवर्गीकृत वन, हमने देखा था कि अवर्गीकृत वन जो है वो सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि होती है। ऐसे वन जो इन दो श्रेणियों में नहीं आते हैं और मुख्य रूप से सरकार, निजी व्यक्ति और समुदाय के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। तो तीसरे का मिलन हो जाएगा अ से। तो इस प्रकार मेल करने वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब कुछ लिखने वाले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें खुद से लिखना है। पहला जो प्रश्न है उसमें हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न है, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न पूछा जा रहा है, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हमने समझा था जैव विविधता क्या होती है? पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में कितनी विविधता है उसे ही बोला जाता है जैव विविधता। जैव विविधता जो है वो मानव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव विविधता से ही पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य बना रहता है और पारिस्थितिकी तंत्र से ही, इसके घटकों से ही हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, मृदा का विकास अच्छे से होता है।
इसके अलावा पादपों और जीव जंतुओं का विकास भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है, और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य जैव विविधता पर निर्भर करता है। तो जैव विविधता क्या है? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता जो है वन्य जीवन, पेड़ पौधों और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। जैव विविधता ज्यादा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर वन्य जीवों में भी बहुत ज्यादा विविधता है, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधों में भी विविधता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। कृषि फसलों में भी विविधता है, अलग अलग प्रकार की कृषि फसल हमें देखने को मिल जाएगी। जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मानव की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे कि शुद्ध हवा, ऑक्सीजन भी हमें जैव विविधता के पारिस्थितिकी तंत्र से ही मिलती है। शुद्ध पानी हमें जैव विविधता से ही मिलता है। इसके अलावा मृदा का विकास जैव विविधता से ही होता है। इसके अलावा पादपों और जीव जंतुओं का विकास भी जैव विविधता से ही होता है। यानी कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अनिवार्य है। तो ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के अभाव में मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो यदि पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं होगा तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा, मानव जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जिसमें हमें 30 शब्दों में उत्तर लिखना है वो है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव की क्रियाएं किस प्रकार जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है, जैव विविधता का ह्रास कर रही है, जैव विविधता को खत्म कर रही है। तो मानव जीवन अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटते हैं। घर बनाना हो, खेती करनी हो, उद्योग लगाने हो, शहरीकरण करना हो, इन सब चीजों के लिए मानव वनों को काट रहा है। वनों को यदि काटता है तो जैव विविधता कम हो जाएगी और वनों में रहने वाले वन्य जीव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे। इस प्रकार जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। तो मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार और उद्योगों की स्थापना के लिए, शहरीकरण के लिए वनों का विनाश किया है, और इसके कारण वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल जो कि ये वन होते हैं वो नष्ट हो गए हैं, और ये वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। हमने देखा भी था कि बाघों की संख्या कैसे धीरे धीरे कम होती गई 1973 आते आते, और सरकार को इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़े। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी पादपों और वन्य प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये कृषि का विशिष्टीकरण क्या होता है? कृषि का विशिष्टीकरण मतलब किसान भाई अलग अलग प्रकार की फसल ना उगाकर एक ही प्रकार की फसल उगाते हैं। तो इस चीज का फर्क पादपों पर पड़ता है और दूसरे जीव जंतुओं भी पड़ता है, यानी कि जैव विविधता हमें कम देखने को मिलती है। मनुष्य अपने लाभ को ध्यान में रखकर एक विशेष प्रकार की फसल या पेड़ पौधे उगाने पर बल देने लगा है, और इससे अन्य पेड़ पौधों की अवहेलना हुई है, जिससे इनकी प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो मनुष्य अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक ही प्रकार के पेड़ पौधे, एक ही प्रकार की कृषि फसल पर ध्यान दे रहा है, जोर दे रहा है, जिसकी वजह से बाकी कृषि फसलें और बाकी पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है अपनी मानवीय क्रियाकलापों की वजह से। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ऐसे प्रश्न जिसमें हमें 120 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। बोला जा रहा है कि भारत में समुदाय ने किस प्रकार के प्रयास किए हैं जिसकी वजह से वन और वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है। तो हमने देखा था राजस्थान के अलवर जिले के दो उदाहरण। एक तो सरिस्का बाघ रिजर्व में लोगों ने खनन के विरुद्ध प्रदर्शन किया है, और इसमें इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का साथ लिया है, और इस प्रकार उन्होंने
सरिस्का बाघ रिजर्व को बचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार राजस्थान के अलवर जिले में है 5 गांवों के लोगों ने मिलकर एक 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है और उसमें अपने ही नियम कायदे कानून है और इन नियम कायदे कानून के माध्यम से इन वन और इनमें रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार विश्नोई समुदाय अपने आसपास जो मोर, काले हिरण, नीलगाय ये पाए जाते हैं उनका संरक्षण करता है। उनको एक तरीके से इन समुदायों का हिस्सा ही माना जाता है। तो समुदाय अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पर वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता आ रहा है। तो भारत के कुछ स्थानीय समुदाय का वनों से गहरा नाता है, हमने देखा। ये उनका आवास भी है और उनके आजीविका साधन भी है। भाई बहुत सारे जो समुदाय है वो वनों में ही रहते हैं, वनों का उनसे बहुत गहरा नाता है। ये उनके आवास स्थल भी है और इन्हीं से उनकी आजीविका मिलती है। अतः वे अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो कि हमने देखा था। वो कड़ा संघर्ष कर रहे हैं ताकि इस वन और इसमें रहने वाले वन्य जीवों को बचाया जा सके। दूसरा उदाहरण है राजस्थान के अलवर जिले में ही 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने अपने नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं और इन नियम कायदे कानूनों के अनुसार शिकार करने पर तथा वन जीवन को किसी भी प्रकार की अन्य क्षति पहुंचाने पर रोक है। और इस कार्य में उन्होंने सरकार का सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया है कि नहीं, हम अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी से ही इन वन और वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। इसके अलावा कई समुदाय कुछ विशेष वृक्षों और वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे समुदाय हैं जो कि अलग अलग पेड़ पौधों को, वनों को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इस तरह से उनका संरक्षण भी करते हैं। इन समुदायों का भी वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो दैनिक दिनचर्या में भी बहुत सारे समुदाय अलग अलग तरीके से वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करते आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें हमें 120 शब्दों में उत्तर देना है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए। बोला जा रहा है कि वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए रीति रिवाजों का क्या योगदान है। हमने देखा था कि हम आमतौर पर बहुत सारे त्योहारों, पर्वों पर पीपल, बरगद की पूजा करते आए हैं और उनको पवित्र मानकर उनकी पूजा कर कर एक तरीके से हम उनका संरक्षण ही कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ क्षेत्र के समुदाय है जो कि शादी के दौरान इमली की, आम की पूजा करते हैं उनको पवित्र मानकर और इस प्रकार उनका संरक्षण करते आए हैं। बहुत सारे आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में कुछ वनों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और उनको देवी देवताओं के वन मानकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो कुछ रीति रिवाजों के द्वारा भी वन और वन्य जीवों का संरक्षण होता आया है भारत में, यह हमने समझा था। तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाजों का बड़ा सहयोग रहा है। प्राचीन काल से ही लोग हमारे जीवन के लिए पेड़ों के महत्व को समझते थे। प्राचीन काल से ही लोग समझते आ रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए पेड़ों और वन्य जीवों का बहुत ज्यादा महत्व है। कई धर्मों और आदिवासी समुदाय में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ कई रस्मों में पीपल और आम और बरगद, तुलसी, इन पेड़ की पूजा होती आई है और इनको पवित्र मानकर इनकी पूजा कर कर हम एक तरीके से इनका संरक्षण करते आए हैं। आदिवासी लोग जंगलों में पवित्र पेड़ों के झुरमुट को मानव गतिविधियों से अनछुआ रखते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट ऐसे क्षेत्र जिनको अभी अनछुआ रखा गया है, कोई व्यक्ति न तो खुद इसमें प्रवेश करता है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को इनसे छेड़छाड़ करने देता है, इनमें प्रवेश करने देता है और इनको एक तरीके से देवी देवताओं का वन माना जाता है और इस प्रकार इन वनों का संरक्षण किया जाता है। गांवों में अभी भी त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा की जाती है। भाई अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग पर्वों पर भारतीय संस्कृति में पशुओं की पूजा की जाती है।
और ऐसी परंपरा पशुओं के महत्व को मानने और समझने को दिखाती है और इस प्रकार इन पशुओं का संरक्षण भी दर्शाती है। राजस्थान के बिश्नोई समाज में कुछ जीव समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, जैसे कि काले हिरण हो गए, नीलगाय हो गई, मोर हो गए। ये कुछ ऐसे जीव है जो कि विश्नोई समुदाय का, विश्नोई समाज का अभिन्न हिस्सा है और इस प्रकार विश्नोई समुदाय इन जानवरों का संरक्षण करती है। इसी प्रकार हमने यह भी देखा था कि कैसे बहुत सारे मंदिरों के आसपास भारत में आपको बंदर और लंगूर देखने को मिल जाएंगे। इन मंदिरों का दर्शन करने आने वाले लोग इन बंदरों को, इन लंगूरों को खाना खिलाते हैं, इनको केला खिलाते हैं और उनको मंदिरों का भक्त ही माना जाता है। और इस प्रकार इन छोटे मोटे रीति रिवाज अपने दैनिक दिनचर्या के रीति रिवाजों के माध्यम से वन और वन्य जीवों का संरक्षण होता आया है और इससे वन विभाग का काम भी आसान हो जाता है। तो समुदाय द्वारा किए जा रहे संरक्षण, रीति रिवाजों द्वारा किए जा रहे संरक्षण की वजह से वन विभागों का काम भी आसान हो जाता है वन और वन्य जीवन की संरक्षण की दिशा में। तो आज के भाग में हमने अभ्यास प्रश्न देख लिए हैं। आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, समझना है, पढ़ाई करते रहना है। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।